Okay, people, we will do some objective questions. This is more or less finished only. Almost finished है ये chapter, ठीक है. Okay, let's see what we have. Halogen derivatives. The general formula of alkyl halides is क्या हो जाएगा? रंदी बुंडा. RX मतलब CnH2n+1X, ठीक है. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलिड्स क्या हो जाएगा भाई साहब? विच वन विल बी द वन? तो आपका भाई साहब ये वाला बी वाला हो जाएगा, ठीक है. द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलिड्स इज CnH2n+1X, RX बेसिकली, ठीक है. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स ऑफ C2H5Cl. C2H5Cl भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? आई देखो देखो, यहाँ पे C और C है, ठीक है. ये हो गया H H H, ठीक है. ये हो गया भाई साहब H H और ये हो गया आपका Cl. क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा टू कार्बन एटम्स का? sp2q क्यूब. ओके, ठीक है. sp3 भाई साहब सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है. इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. So which one will be the correct one? थर्ड वाला, ठीक है. सो sp3 एंड sp3 दोनों कार्बन का भाई साहब क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि भाई साहब कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे है नहीं. ओके ओके ओके. द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2Cl. आई कावेरी क्या होगा? CH3CH2Cl. जल्दी फटाक से बोलना है, आज ही बोलना है. हाँ, क्लोरोइथेन. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है. तो दिस विल बी क्लोरोइथेन, करेक्ट. क्लोरोइथेन वुड बी द करेक्ट नेम. ओके. द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइल क्लोराइड आर रिस्पेक्टिवली. चलो बाबू जल्दी से फटाफट. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे इथाइल क्लोराइड में? फटाफट, एकदम आसान, लल्लू पंजू सवाल है ये. कैसे? हवे में कॉपी किताब निकली नहीं भाई साहब, कर सकते हैं तो बड़ी बात है भाई साहब. नंबर ऑफ सिग्मा इथाइल क्लोराइड. इथाइल क्लोराइड भाई साहब क्या हो जाएगा? H, ये H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ठीक है. जितने भी आपके भाई साहब क्या टाइम क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइल क्लोराइड. सिग्मा बॉन्ड्स मतलब क्या हो जाएंगे? सब आपके सिंगल वाले बॉन्ड्स. कितने वाले हो गए? देखिए, सिग्मा 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 और सिग्मा. कोई पाई बॉन्ड है यहाँ पे भाई साहब? नहीं है, ठीक है. तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3, कितना गिन लो भाई साहब, गिन कितना है? चलो भाई साहब 7 and 0, 7 and 0. Okay, the CCl bond in ethyl chloride is formed by dash overlapping. CCl bond in ethyl chloride, C2H5Cl, मतलब ये C और Cl और बाकी भाई साहब इसका H है यहाँ पे, बाकी C के साथ है, ठीक है. ये वाला C और Cl का बॉन्ड जो है इज फॉर्म्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब. sp3 एंड S, ठीक है. sp3 एंड P, sp3 एंड sp3. तुम तो बहुत पहले आई हो, इतना टाइम लग गया? अरे तुम गई इधर सामने से, कभी आधा घंटा पहले दिखी हो मेरे को. sp3 एंड D. चलिए भाई साहब क्या होगा ये? sp3 S, sp3 S, sp3 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 P और sp3 D. sp3 और तुम भी तिलक से हो ना? ओके. CCl bond in ethyl chloride is formed by overlapping of what orbitals? ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब CCl है, sp3 एंड P. कैसे भाई साहब sp3 एंड P? हाँ, लास्ट ऑर्बिटल में क्या? sp3 कार्बन का तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन का कोई डबल बॉन्ड नहीं बना है, तो यहाँ पे sp3 भी होना है. और इसका P क्यों आ रहा है लास्ट? क्या क्लोरीन का लास्ट कौन सा होगा? P. कैसे? क्लोरीन का कितना है कॉन्फ़िगरेशन, क्या है? 17 है ना भाई साहब. तो 17 कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1s², 2s², 2p6, ठीक है. 2 2 4 4 6 10 और फिर 3s², फिर 3p, कितना बचा? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 11 12 और ये बचा आपका 5.
तो आपका कौन सा ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा? ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp³ से, तो sp³ ही होगा। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझ लो, कार्बन पहले ही अपना 3 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कर चुका है, sp³ फॉर्मेट में वो आ गया है। एक और s ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल का ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। अभी हम कंबाइन किसके साथ कर रहे हैं भाई साहब? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्लोरीन का अगर जो भी होना है उसके p ऑर्बिटल से ही होना है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? sp³ एंड p। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हाइब्रिडाइजेशन मतलब पहले से ही रीअरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। तो sp³ एंड p ओवरलैपिंग। ओके, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड इज, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड आपका इसमें से टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड कौन सा हो जाएगा भाई साहब? टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा भाई साहब? CH3CH, ठीक है, CH2CH3, ये हो गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। टर्शियरी होगा ये? नहीं होगा भाई साहब। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके, ये हो गया 1 2 3 4, सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी हो गया ये तो बेसिकली। ब्यूटाइल क्लोराइड है, ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो यहाँ पे आपका CC और यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 जो भी होगा, ठीक है। तो ये तो आपका भाई साहब टर्शियरी नहीं हुआ, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। योर क्लोरीन इज अटैच्ड टू अ सेकेंडरी कार्बन एटम, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड मतलब ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, एकम द्वितीयम तृतीयम चौथम पंचम, ठीक है, 5 हो गया पेंटेन का। 3 क्लोरो 1 2 3, यहाँ पे आपका भाई साहब 3 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ पे आपका भाई साहब मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये प्रॉपर देखो, अगर आप 1 2 3 तो ये टर्शियरी कार्बन एटम होंगे, तो दिस विल बी द टर्शियरी वन, ठीक है, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। क्लियर 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 भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट वन। इथाइल क्लोराइड इज 1 डिग्री अल्काइल हैलिड, 2 डिग्री अल्काइल हैलिड, 3 डिग्री अल्काइल हैलिड और जेम हैलिड, ठीक है। 1 डिग्री अल्काइल इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl। क्या हो गया राजू? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, ओके, इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl, ठीक है, CH3CH2Cl। ये क्लोरीन किस पे अटैच्ड है भाई साहब? कौन से कार्बन एटम पे अटैच्ड है? 1 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलिड, 2 डिग्री अल्काइल हैलिड, 3 डिग्री और जेम हैलिड, सो दिस विल बी 1 डिग्री कार्बन, तो ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलिड हो गया, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलिड? सेकेंडरी अल्काइल हैलिड मतलब जो आपका हैलोजन है वो एक सेकेंडरी कार्बन एटम पे अटैच्ड है, ठीक है। विच वन ऑफ दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलिड? CH3CCl कौन सा हो जाएगा भाई साहब बताइए? यहाँ पे C किस पे अटैच्ड है? इस कार्बन पे, और ये भाई साहब CH3, तो इट इज व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलिड? ये किस टाइप का हो जाएगा? अरे दैट CH3 CH3 CH3, यहाँ पे हो गया भाई साहब C और ये हो गया Cl, तो ये आपका अल्काइल हैलिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलिड? तो ये हैलोजन किस पे अटैच्ड है? कार्बन पे। दिस कार्बन इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ कार्बन एटम? टर्शियरी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, देखो सेकेंडरी, यहाँ पे हो गया होगा 1 डिग्री, ऑब्वियसली 1 डिग्री हो जाएगी, इसके पहले वाले एग्जाम्पल भी हमने देखा। यहाँ पे CH3 ये हो गया भाई साहब आपका CHCl, ये वाला किस पे अटैच्ड है भाई साहब? एक ऐसे कार्बन पे 2 कार्बन के साथ जो अटैच, इज दिस सेकेंडरी, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहैलिड? जेम डाइहैलिड क्या होता है? हाँ, एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या हो जाएगा? क्या क्या समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं? एडजेसेंट CH2Br हो गया, CHBr है, ठीक है। तो आपका आजू बाजू के कार्बन एटम पे 2 हैलिड्स हैं। यहाँ पे दोनों ब्रोमीन कहाँ पे हैलिड? दोनों ब्रोमीन कहाँ पे है? एक कार्बन पे। दोनों हैलिड्स किस पे? एक ही कार्बन पे, ठीक है। ये किस टाइप का डाइहैलिड हो जाएगा? दिस इज वेसिनल डाइहैलिड एंड दिस इज अ जेम डाइहैलिड, ठीक है, ओके। यहाँ पे भाई साहब ब्रोमीन एडजेसेंट नहीं है ये, ठीक है, एक टर्मिनल पे है और एक बीच में है, तो उसके बीच में एक कार्बन एटम आ रहा है। ये भाई साहब क्या हो जाएगा? ये भी भाई साहब एडजेसेंट है, ठीक है। सो आपका कौन सा हो जाएगा? 2 सेम हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली अ जेम डाइहैलिड, क्लियर है। एन प्रोपाइल आयोडाइड एंड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आर डैश आइसोमर्स। किस टाइप के आइसोमर्स हो जाएंगे? एन प्रोपाइल आयोडाइड मतलब आपका क्या हो जाएगा? चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग, और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आर आइसोप्रोपाइल है,
किस टाइप का आइसोमर हो जाएगा? ब्रांच आइसोमेरिज्म। ब्रांच आइसोमेरिज्म कुछ आइसोमेरिज्म नहीं होती। विच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर दिस? फंक्शनल चेन मेटामर्स पोजीशन। ठीक है, देखो यहां पे आपका क्या हो गया, ये एन प्रोपाइल आयोडाइड है जिसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1 आइडोप्रोपेन। ये आपका भाई साहब आयोडीन यहां पे अटैच्ड है। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल हो गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल। देखो यहां पे एन प्रोपाइल आयोडाइड मतलब आपका आयोडीन जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम पे है। ये वाला आयोडीन आपके किस पे है? हाय, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक? ठीक है, आइडोप्रोपेन है ये, तो ये दिस इज अटैच्ड टू अ सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, कौन सा आ जाएगा भाई साहब इसमें? ठीक है, सो दीज आर बेसिकली पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो भाई साहब चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया है 2। सो द फंक्शनल ग्रुप पोजीशन हैज चेंज एंड हेंस दे आर आल्सो नोन एज पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, C2H5OH that is ethyl alcohol plus HCl in the presence of zinc chloride at 200 degree centigrade is giving you chloroethane plus H2O. ठीक है, chloroethane plus H2O. In this reaction anhydrous zinc chloride acts as, anhydrous मतलब dry, ठीक है, acts as dehydrating agent, dehydrogenating agent, ठीक है, dehalogenating agent और dehydrohalogenating agent। देखो डीहाइड्रो ये तो हो नहीं सकता, डीहैलोजिनेटिंग एजेंट नहीं हो सकता है। डीहैलोजिनेटिंग मतलब हैलोजन को लेकर जो भाग रहा हो, तो ये तो हैलोजन को उल्टा ऐड करवा रहा है, तो डीहैलोजिनेटिंग नहीं होगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को लेकर भाग रहा हो, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो व्हाट वुड दिस बी? तो आपका जेन दिस एक्ट्स एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो H2O रिलीज हो रहा है, ये देखो इसको समझो, यहाँ पे ये रिएक्शन तो हो गया, लेकिन क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए, इसलिए बाय ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वी हैव टू इंश्योर दैट इन द प्रोडक्ट्स यू आर रिमूविंग वन ऑफ देम। तो अगर तुमने इसको हटा दिया तो ये बैकवर्ड नहीं आ सकता। ठीक है, इसको हटाने के लिए तुमको जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिंक क्लोराइड क्या करेगा, इस H2O को अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके। C2H5OH reacts with phosphorus pentachloride to form ethyl chloride, ethylene chloride, ethylidene chloride, dichloroethylene। ठीक है, तो C2H5OH है प्लस PCl5, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, दिस विल बी इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, या इसको जिसका प्रॉपर IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन। ठीक है, द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड: PCl3, PCl5, S2Cl2, SOCl2। SOCl2, ये SOCl2 को अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई साहब PCl3, PCl5, ये चारों में से सबसे अच्छा कौन सा रिएजेंट होगा, तो SOCl2 होगा, बिकॉज दिस इज वेरी चीपली प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल है, थायनिल क्लोराइड है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट्स टू बी एक्टिंग देयर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? S2Cl2। ठीक है, पायरिडीन रिएक्ट्स विथ C2H5OH टू प्रोड्यूस C2H5Cl बट नॉट S2Cl2। यहाँ पे भाई साहब S2Cl2 नहीं होगा। ठीक है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर C2H5Cl क्या हो जाएगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, क्या आ जाएगा? SO। ठीक है, सो दिस विल बी ल्यूकस टॉलेंस थाइनिल क्लोराइड इन पायरिडीन रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन। कौन सा हो जाएगा भाई साहब? थाइनिल क्लोराइड। कितने इंटेलिजेंट हो रहे तुम लोग। थाइनिल क्लोराइड इन पायरिडीन एक्ट्स एज द बेक्स, क्योंकि ये भाई साहब बहुत चीप है। ठीक है, इट्स इजीली अवेलेबल। मित्र सब ठीक ठाक ना भाई साहब? मिलके आ गए ना? ओके गुड। अभी कुछ क्लास अभी छूटता है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl X, ये क्या हो रहा है भाई साहब? CH3 CH2Cl। व्हाट इज X? ठीक है, व्हाट इज X बेसिकली? मित्र जिससे मिलने गया था। ओके, व्हाट इज X भाई साहब? क्या हो जाएगा ये? X इज अ क्या होगा? अरे फटाफट बोलना है भाई साहब, क्या कर? व्हाट इज X? यहाँ पे X किसके प्रेजेंस में हो रहा है? HCl, इट इज फॉर्मिंग CH3 CH2Cl, Al2O3 AlCl3, ठीक है, MgCl2 NaCl। हाँ, एनहाइड्रस क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। कहाँ है? कहाँ है भाई साहब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी तुमको? कहाँ पड़ेगी? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अच्छा जी, ओके।
OH कैन बी रिप्लेस बाय Cl। है एक नेल कटर है इधर, चाहिए नहीं ना, ओके। OH कैन बी रिप्लेस बाय Cl इफ वी यूज PCl5, PCl3, SOCl2 ऑल। क्यों? OH कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl। अच्छा अभी हमने देखा इसके लिए ऑल, ओके ठीक है। और क्या, और क्या रीजन से? और अभी तो हमने इसको देखा, मतलब 3-4 सवाल इसमें किए तो शायद आप ऑल बोल रहे हो, बट और क्या रीजन हो सकता है इसका? OH कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl इफ वी यूज दीज थिंग्स, PCl5, PCl3, SOCl2 ऑल। हाँ क्या क्या क्या, बोल बोल बोल। हाँ एल्काइल हैलिड फॉर्म होगा, ओके ठीक है। कैन रिप्लेस, क्या आंसर क्या था? लेकिन आंसर तो ना दिया है ऑल। अच्छा चलिए ओके। 3C2H5OH प्लस PCl3 ये क्या दे देगा आपको? 3C2H5 प्लस X, वेर X इज व्हाट? क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो फटाक से। हाँ अरे बचा क्या भाई साहब? यहां पे तो 3 तुमने उधर उठा लिया, बचा क्या तुम्हारे पास? H3PO3 बचेगा ना भाई साहब, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास? यहां पे 3H बचा, P और 3O बचा, H3PO3 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। प्यूमा समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। तो जब आप PCl5 यूज कर रहे हैं तो आपका अल्काइल हैलिड बन रहा है और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या है? नहीं, POCl3, POCl3। और जब आप PCl3 यूज कर रहे हैं तो आपका अल्काइल हैलिड मिल रहा है, प्लस क्या मिलेगा भाई साहब? H3PO3 विच इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या ये याद रहेगा भाई साहब? अभी तो पढ़ा ना भाई साहब, अगर आपने PCl3 यूज किया तो आपको क्या मिलेगा? अल्काइल हैलिड तो मिलेगा, प्लस बाई प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? POCl3। और अगर आपने PCl5 यूज किया तो अल्काइल हैलिड तो मिलेगा, बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? H3PO3, ठीक है, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। क्या ये समझ में आ रहा है? अल्काइल हैलिड दोनों केसेस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। कौन सा आ जाएगा भाई साहब? H3PO3, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। द कंपाउंड विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन हो जाएगा भाई साहब? N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों? ब्रांच है इसलिए। कभी भी ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। द मोर इज द ब्रांचिंग द लेसर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। इसको ऐसे समझो भाई साहब, देखो समझ लो ये ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा लंबा है भाई साहब, समझ लो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। अभी समझ लो ये ब्रांचिंग में है, ऐसे ब्रांचिंग में तुम बॉइलिंग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। मतलब तुम ऐसा बड़ा सा कढ़ाई लिया हुआ है तुमने और एक छोटा सा लिया हुआ है, किसमें ज्यादा हीट अब्जॉर्ब होगा? तुम भाई साहब एक सब्जी पका रहे हो इतनी बड़ी कढ़ाई में, ठीक है, इस सब्जी को तुमने फैला के रखा हुआ है भाई साहब, हीट कर रहे हो तुम, ठीक है, और एक छोटी सी कढ़ाई ली है, उतना ही सब्जी तुमने यहाँ पे रखा है, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा भाई साहब? दिस वन विल बी, ठीक है। तो ऐसा ही है आपका बॉइलिंग भी, जितना आपका, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जितना आपका अनब्रांच्ड होगा कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी उसकी अनब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बड़ी वाली कढ़ाई में अगर आप उतनी सब्जी चढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। छोटी कढ़ाई में उतनी सब्जी चढ़ाएंगे तो भाई साहब हीट फटाफट उसको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल अल्काइल हैलिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, दैट इज हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट आर वंडर वॉल्स फोर्सेज? देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में रीजन आपका वंडर वॉल्स फोर्सेज है। व्हाट आर वंडर वॉल्स फोर्सेज? वाह 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 वाह, हाँ लंबे लंबे क्या? हाँ पॉजिटिव एक तरफ होता है और नेगेटिव एक तरफ होता है, सब टूटे फूटे आंसर, ठीक है। खैर, तो आपका भाई साहब होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स अपने क्लाउड्स में मूव कर रहे हैं एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे माइट गैदर ड्यूरिंग देयर मोशन एट वन पॉइंट। तो जैसी जमघट हो जाती है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम में। लेट्स से दिस इज एन एटम,
which is a part of a compound, so there is a high possibility that the electrons might gather at one end, which will increase the negative charge, and obviously the opposite pole will develop a positive charge. अगले वाले के साथ भाई साहब क्या हो जाएगा, अगले वाले के साथ यहाँ पे जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऐसा एक चेन बनता जाएगा. बहुत ही वीक फोर्स होता है, थोड़े बहुत हीट में ये फोर्स आपका टूट जाता है. ठीक है, अगर आपका कंडेंस स्ट्रक्चर है तो ऐसा वंडरवॉल्स फोर्सेस बहुत कम होंगे. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका फैलाव रहेगा उतना ज़्यादा वंडरवॉल्स फोर्सेस होंगे. ठीक है, सो यू वुड मोर हीट टू ओवरकम द वंडरवॉल्स फोर्सेस एंड फाइनली रीच द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट. अभी अगर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है आपके अनब्रांचिंग से, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता होगा आपके ब्रांचिंग से. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड. यहाँ पे भाई साहब क्या है, ये आपके कंपाउंड्स है, तो आपका इसमें जिसकी जितनी ब्रांचिंग कम, सबसे ब्रांचिंग कम भाई साहब इसकी. ठीक है, दिस विल हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. पहली बात तो इसकी ब्रांचिंग है ही नहीं, सबसे कम इसका मॉलिक्यूलर वेट है. ठीक है, सब में भाई साहब देखो, और अगर आप देखोगे यहाँ पे C2H5Cl, तो ऑब्वियसली इससे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना ही होना है ना भाई साहब. C2H5Cl है ब्रांच, मतलब आपका क्या हो गया, लंबा हो गया ये. ठीक है, ओके. C2H5Br. अभी आप इसके साथ इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं तुमको इसको सजाने बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट को, तो सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी हो गई, CH3Cl की. ठीक है, उसके बाद क्यों C2H5Cl. बट ऑब्वियस है भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, उनको तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, ओके भाई. इससे कम किसका होगा, C2H5Br. तो यहाँ पे C2H5 दोनों का सेम है. क्लोरीन और ब्रोमीन को अगर हम कंपेयर करेंगे, सो ब्रोमीन हैज अ हायर मॉलिक्यूलर वेट देन क्लोरीन. हायर इज द मॉलिक्यूलर वेट, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. एंड फाइनली व्हाट डू वी हैव, C2H5I. amongst the all the halogens, iodine has the highest molecular weight. so obviously भाई साहब ये आपका ट्रेंड हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा आपका भाई साहब दिस, एंड लोवेस्ट विल बी दिस. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके. बहुत बढ़िया भाई साहब. बिकॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, द कंपाउंड विथ हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल फ्लोराइड, सबके सब अनब्रांच्ड हैं, लंबे लंबे. ठीक है, ओके. हाईएस्ट डेंसिटी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे सबके सब प्रोपाइल हैं. स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है और स्ट्रक्चर में माथा पोड़ी करने की भी जरूरत नहीं है. सबके सब आपके भाई साहब क्या हैं, एन प्रोपाइल हैं, तो सबके सब भाई साहब लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखेंगे, व्हाट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर, आपका ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इनका आपका मॉलिक्यूलर वेट आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा. सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, 2. आइडियल केस सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ हम करते क्या हैं, जब ऐसे हमको क्वेश्चंस मिलते हैं ना, हम गधे की तरह सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे. मे बी वी विल रीच द आंसर, बट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर वेस्टिंग इन रीचिंग द आंसर इज नॉट द टाइम दैट यू कैन अफोर्ड ऑन सच क्वेश्चंस. तो आपके अगर आप देखोगे कोई भी आपके चाहे मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर रहे हो या नीट से या आईआईटी से, जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप हमेशा देखेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन खामोखा हम उन पे टाइम वेस्ट करते हैं. ठीक है, जनरल आपका थॉट प्रोसेस यही रहेगा, अच्छा एन प्रोफाइल, ओके चलो, अच्छा एन पर चलो भाई साहब, अब हम देखेंगे भाई साहब, सीधी सी बात है भाई साहब, सबके सब एन प्रोफाइल है, मारो गोली एन प्रोफाइल को. अभी तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, जिसका भाई साहब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, हैलोजेंस में, इन 4 हैलोजेंस में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका हो गया, आयोडीन, जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली मास पर यूनिट वॉल्यूम उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा हो जाएगी. सो दीज आर ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. ठीक है, बहुत इस तरह से इस चीज को समझो कि जब आप सवाल करते हो ना, the reason why you are not able to move ahead और the reason why you get stuck in एक बहुत मतलब आपके मतलब अनकॉन्शियस में ये चीज़ है कि सवाल डिफ़िकल्टी है. हमेशा सवाल आपके लिए एक मॉन्स्टर की तरह ही है ना भाई साहब, एक बड़ा पहाड़ की तरह है जो हमसे, आप ऐसा ही मानते हो, आप ऐसा ही मानते हो. एज अ स्टूडेंट यू ऑलवेज टेंड टू थिंक लाइक दिस. तो थोड़ा सा देखिए, नॉलेज तो डेफिनेटली ज़रूरी है, मेहनत भी आपका डेफिनेटली ज़रूरी है, तो वो तो आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ही है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते. ठीक है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी पीपल गेट स्टक
एंड पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आपको क्या लगता है जो लोग टॉपर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दे आर रियली वेरी नॉलेजेबल पीपल? मे बी और मे बी नॉट, उनके नॉलेज में गैप्स हो सकता है, बट दे आर स्मार्ट पीपल। द रीजन वाई दे आर एबल टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर एबल टू मैनेज देयर टाइम वेरी वेल। टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है। और आप कभी भी देखो भाई, आपको जो पेपर मिलता है ना, यू शुड बी एबल टू फटाफट आपको जज करना आना चाहिए। एक सवाल से दूसरे सवाल में कितने जल्दी आपको मूव करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। दैट इज हाउ यू शुड बी क्विक। टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि नॉलेज आपको भाई साहब उस मकाम तक पहुंचा दे। नॉलेज डेफिनेटली एक सुपर इंग्रेडिएंट है, लेकिन हर समय नॉलेज काम नहीं आता है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे एक सवाल को देखते हो वो एटीट्यूड भी आपका मैटर करता है। हम सवाल को एक मॉन्स्टर की तरह ही देखते हैं, पहाड़ की तरह ही देखते हैं, जिसको हम कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और जब इस एटीट्यूड से आप सवाल में घुसोगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं, यू विल अल्टीमेटली फेल। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आप अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस को देखिए भाई साहब। आपने एक टाइम था जब आपने पढ़ा था भाई साहब सोडियम का एटॉमिक ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आप 11th में आए, ये सब बकवास है भाई साहब, सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो यू सी योर एवोल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम इज नॉट इन लर्निंग, प्रॉब्लम इज इन अनलर्निंग थिंग्स। आप भाई साहब जिस तरह से ना अनलर्न करते हो चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फेज़ है अनलर्निंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना सारा बोझ दिमाग में लिए घूम रहे हो ना। मैं आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज दूँ, और ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, किसी 80 साल के बुढ़े के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसको सिर्फ एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए आप सिर्फ लिखते रहो, ऐसे ही लिखते रहो, बस ऐसे ही फालतू में लिखते रहो। you will see that 95 to 98% of the things that you are thinking do not have a value in your life. उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप सोचे जा रहे हो। और इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, हमारा माइंड अनयूटिलाइज्ड है, हमारा माइंड भाई साहब बहुत ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड है। तो पहले देखो, ये जो चीज़ें हैं, IIT हो गया, नीट हो गया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ना आप अपने इसको भी इम्प्रूव कीजिए, आप अपने थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाइए। सवाल को मॉन्स्टर की तरह देखोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, वो एटीट्यूड से आपको निकलना पड़ेगा। सवाल किसी इंसान ने ही बनाया है, और अगर उस मकाम तक उस चीज़ को वो सोच सकता है तो आप भी उस चीज़ को उस मकाम तक सोच सकते हैं। ये पहला आपका पैरेलल होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। नॉलेज का गैप, चलो आपने 5 घंटा पढ़ के कवर कर लिया, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू। बहुत बार ऐसा होगा कि आप भाई साहब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो या मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, तो आपने भाई साहब वो सवाल नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही आपने सोल्यूशन देखा, अरे ये था, ऐसा आएगा फीलिंग, दिस वाज सो इजी। सो व्हाट वाज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम गोइंग टू दैट स्टेप? योर ओनली, आपका सिर्फ एक मेंटल ब्लॉकेज है कि सवाल भाई साहब डिफिकल्टी है, सवाल एक मॉन्स्टर ही है। एंड टिल द टाइम इट इज देयर इन योर ब्रेन्स, यू विल ऑलवेज इनकाउंटर इन द सेम वे। उसी तरह से आप उसको अटेम्प्ट करते रहेंगे, और नॉलेज होने के बावजूद भी बार बार आप फेल होते रहेंगे। इस चीज़ से पहले ओवरकम कीजिए। द पीपल हु आर टॉपर्स आर नॉट नेसेसरली मोर नॉलेजेबल देन यू, बट दे आर डेफिनेटली मोर स्मार्टर देन यू, मोर स्मार्टर देन यू। ये तो एकदम खरा सत्य है भाई साहब, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, पैरेलली बढ़ाइए। आपके इंटेलिजेंस में मतलब इस तरीके की कल्टीवेशन होनी चाहिए कि यू आर केपेबल एनफ टू थिंक टू दैट प्लेटफॉर्म इन विच अ पेपर डिजाइनर हैज थॉट अबाउट इट। उस टाइप के आपको जाना पड़ेगा, उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका पूरा जो प्रोसेस है वो सारा मैटर करता है। आपके खाने पीने से लेकर आप कितना सोते हैं, आप क्या सोचते हैं, सब कुछ। आपका पर्यावरण क्या है वो भी, दैट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट, वो भी आपका इंग्रेडिएंट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे फैमिली का। तो मेरे पापा के साथ मेरी बहुत बार बहस हुई है कि काफ़ी सारा फर्नीचर है घर पे जो अनायास पड़ा हुआ है, तो यूटिलाइजेशन हो या ना हो पड़ा हुआ है भाई साहब। एक तो कमरा हमारे घर में एक ऐसा है कि भाई साहब आप ऐसे ऐसे उसमें मूव करते हैं, ऐसे मूव करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, इतना ज़्यादा फर्नीचर है। तो मैंने बहुत बार मतलब बोला उनको कि बेच देते हैं ना। देखो, जब इंसान ओल्ड हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये पुराना हो गया, तुम इसको उठा के फेंक रहे हो, मैं भी पुराना हो जाऊँगा, तुम मेरे को भी फेंक दोगे, ऐसा ही उनको सोचते हैं। और इस सोच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक अननेसेसरी चीज़ है जो ज़रूरत नहीं है, और अननेसेसरी चीज़ से जितना जल्दी आप छुटकारा पा सके उतना अच्छा है। तो मैंने काफ़ी बार उनसे बोला ऐसा कि उठा के
बेच देते हैं, फेंक देते हैं, जो भी है। उनका रिप्लाई, अरे नहीं नहीं ये यूटिलाइज होगा, ये जो भी है। सो एक दिन वो बोले कि अगर साहब सब कुछ ऐसा कर देंगे तो कमरा तो खाली हो जाएगा। तो मैंने बोला कमरा खाली नहीं होगा, कमरा कमरा हो जाएगा भाई साहब। वो एक रूम है, एक लिविंग स्पेस है। लेट देयर बी सम स्पेस। द रीज़न वाई आई एम ड्राइंग दिस कंक्लूजन और द रीज़न वाई आई एम को रिलेटिंग टू दिस एग्जाम्पल इज़ बिकॉज देयर हैज़ टू बी सम स्पेस हेयर एज वेल। थोड़ा सा कचरा इधर से साफ़ कीजिए। आपको जो मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ ना, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। आधा घंटा 2 घंटा ना अपने आप को रिलैक्स छोड़िए और आप सिर्फ नोट डाउन कीजिए आप क्या क्या सोच रहे हैं। उल्ट सुल्ट चीज़ें सोच रहे हैं जिनका आपके जीवन में कोई अहमियत नहीं है। सो मे बी एट अ वेरी, हम IIT नीट भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन हाउ आर वी थिंकिंग अबाउट, अगर हमारा डायरेक्शन ही भाई साहब उस डायरेक्शन में नहीं है। एक क्रिकेटर जो है उसका बल्ला चलाना काम है, लेट्स से बैट्समैन, लेकिन क्या सिर्फ वो बल्ला लेके उतरेगा बस उतना ही है उसका ज़िंदगी? भाई साहब उसको दौड़ना भी पड़ेगा, उसको अपना डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसको भाई साहब डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस भी करने पड़ेंगे, उसको अपना स्केड्यूल भी मेंटेन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो पिच में जाने के लिए उसकी हैसियत होगी। वो जो आधे घंटे बैटिंग करेगा ना भाई साहब, उसके लिए इतना सारा प्रिपरेशन है। देयर इज सो मच ऑफ प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। सो आप भी इस चीज़ को समझिए भाई साहब कि आपके उस लेवल पे जाने के लिए भाई साहब इतना सारा प्रिपरेशन ज़रूरी है। वॉट यू आर ईटिंग, वॉट यू आर थिंकिंग, हाउ आर यू प्लानिंग, एवरीथिंग मैटर्स। सिर्फ सवाल लगाना या सवाल को हल करना ही मैटर नहीं होता है, सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों पर आपका बहुत क्लियर फोकस होना चाहिए। क्या आप खा रहे हैं, कैसा अनडाइजेस्टेबल फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके हेल्थ को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर जर्नी, तभी जाकर चीज़ें संभल सकती हैं। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लेंगे और हम क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर जर्नी इज इंपॉर्टेंट। अभी कुछ बाहर लोग आ गए हैं, उनसे बात करना पड़ेगा, क्या करें। तुम लोग ये जापान के जो कार्टून्स हैं वो देखते हो? हाँ हाँ, कौन सा उनमें उनका ये देखा है तुम लोगों ने, घर देखा है क्या? मतलब किस तरह का घर दिखता है? मतलब आपकी तरह दिखता है कि कैसा दिखता है? नहीं अंदर इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब दे एक्चुअली फॉलो अ फिलॉसफी विच इज़ नोन एज निहिलिज्म। ठीक है, निहिलिज्म मतलब क्या है, जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी ही रखो। ठीक है, और अगर आप देखोगे उनका हैवी फर्नीचर नहीं है हमारी तरह, अगेन आई एम गोइंग मे बी डाइग्रेसिंग अ लिटिल, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा हमारी तरह लद के हम फर्नीचर जैसे भरते हैं वैसा नहीं है उनका। ठीक है, जितना ज़रूरत है एक छोटा सा आपका ये रहेगा, उसमें सब लोग मिलके खाएंगे और फिर उसको रख देंगे। सब लोग ज़्यादा करके चेयर भी नहीं यूज़ करते हैं, इफ़ यू सी। तो द रीज़न वाई आई लाइक दिस आइडिया, और द रीज़न आपको मालूम है ये रीज़न क्यों है, वाई दे आर कीपिंग मिनिमम फर्नीचर इन देयर हाउस, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो नहीं रखते हैं। क्यों ऐसा? उस कंट्री में ही क्यों, वाई, कहाँ था? यस, इज़ करेक्ट। ठीक है, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसीलिए काफ़ी टेम्परेरी है ये सारी चीज़ें। तो इट्स एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आया तो भाई साहब फर्नीचर उन्हें सब। सो अगर मालूम ही है कि भाई साहब ऐसा होने वाला है, तो वी विल रादर कंज्यूम लेस, बी फुलफिल्ड विथ वॉट वी नीड एंड ट्राई एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स। और आज की तारीख में भाई साहब जापान एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि भाई साहब एटॉमिक एक्सप्लोजन से 2 शहर जो बहुत बुरी तरह से तहस नहस हो गए थे, उनको भाई साहब स्टैब्लिश होने में 1 डेकेड भी नहीं लगा। दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग सिटीज़ इन टुडेज वर्ल्ड, हिरोशिमा एंड नागासाकी। So it's a developed nation. So definitely there is something there where people are able to focus on things which are on priority. और शायद ये हमारा, तो मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा लाइफस्टाइल ही आपका चेंज होना चाहिए। आपका नीट या IIT आसान नहीं है, ये समझ में आता है, लेकिन इसको पहुँचने तक के लिए आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। मतलब यू शुड बी चूजी अबाउट एवरीथिंग। You should be choosy about your food, your friends, the thoughts that come in your mind, your sleep, your entire thing has to change. जैसा आप पहले करते थे वैसा नहीं हो पाएगा।
एंटायर थिंग, सिर्फ सवाल लगाने से आप IIT नीट नहीं क्रैक कर सकते भाई साहब, सिर्फ आप पढ़ने से ही इसको नहीं क्रैक कर सकते। यू हैव टू बी ऑल इन एंड आउट इन टू दिस अंटिल यू रीच देयर, और उसमें आपका पर्सनैलिटी का सारा चीज़ आएगा। तुमको मालूम है मैंने इंडिया का एग्ज़ाम दिया था, वो मजाक मजाक में दे दिया था मैंने, ठीक है, और मतलब मैं उतना इंक्लाइंड नहीं था, इंडिया का एग्ज़ाम भी कोई मजाक नहीं होता है, मैं उतना इंक्लाइंड नहीं था, लेकिन मैंने रिटन एग्ज़ाम क्रैक किया, और मेरे घर में वो उस टाइम पे ऐसे होता था, तो उस टाइम पे टिकट आ गया इंटरव्यू के लिए, और मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं भाई साहब, अरे वाह घूमते जाएंगे भाई साहब, तो मैं इलाहाबाद में रहता था और लखनऊ तक जाना था, 2 घंटे की जर्नी है, 2-2.5 घंटे की जर्नी है, तो चला गया भाई साहब। तो मुझे नहीं मालूम था कि द मोमेंट आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, उस टाइम पे मैं हूँगा 11th में, 12th जस्ट पास आउट किया है मैंने, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया अभी। तो जैसे ही मैं उतरा, पीपल वेयर बिहाइंड मी एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। मतलब मैं एक रिक्शे वाले से कैसे बात कर रहा हूँ, मैं भाई साहब लोगों से पूछ कर कैसे उस ऑफिस तक पहुँच रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नोट हो रही हैं, एंड आई एम गोइंग टू गेट जज्ड एंड आई एम गोइंग टू गेट मार्क्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो आप ऐसा ही IAS में भी होता है, ऐसा ही IAS में भी होता है। अगर IAS का एग्ज़ाम 1000 लोगों की सीट है भाई साहब, उसमें आप रिटन एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एक इंटरव्यू फेस करते हैं, और उस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा भाई साहब, जवाब क्या दे, ठीक है। सो दे आर टेस्टिंग यू टू अ वेरी डीप लेवल। तो ये सब तमाम तैयारी आपकी होनी चाहिए, आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए भाई साहब। आपकी पूरी एवोल्यूशन है, सिर्फ स्टडी का एवोल्यूशन नहीं है, आपके पूरे पर्सनैलिटी का एवोल्यूशन है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके सारे पूरे पर्सनैलिटी का एवोल्यूशन है। जब आप इस चीज़ में अपने आप को डाल रहे हैं ना, योर एंटायर पर्सनैलिटी हैज़ टू चेंज। until and unless you can foresee yourself in operating on a almost dead body, you cannot become a doctor. आप जब तक अपने आप को फोर्सी नहीं कर पा रहे कि अगले 4 सालों में भाई साहब किसी के लिवर में भाई साहब मैं कैंची या छुरी चला रहा हूं, तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते। भाड़ में गया नीट तो सिर्फ आपका भाई साहब एक रिटन एग्जामिनेशन है जिसको आप पार करके उस फील्ड में जाते हैं। These are things that you have to foresee, and the moment you start foreseeing these things, things will automatically fall in place. That is how the journey will be. आपको बस आप जानते हैं जब आप नीट का एग्जामिनेशन देने जाते हैं भाई साहब, कान की बाली निकालो, चूड़ियाँ निकालो, अगर आपने बेल्ट पहना रहेगा वो खोलना पड़ेगा। ये क्या है? इससे एग्ज़ाम का क्या लेना देना है? चलो डिजिटल वॉच मुझे समझ में आता है, मे बी कैलकुलेटिव पर्पज़ के लिए आपने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया उसको। मोबाइल तो ऑब्वियसली नो है। So why are they pressurizing you in removing all these things? It's just a pressure that they are creating on you. They know that you are already in pressure. भाई साहब जिस दिन आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो आप ऑलरेडी प्रेशर में हो। ऊपर से कोई बोल रहा है कान की बाली निकालो, ये चूड़ी निकालो, ये घड़ी निकालो, और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर? कल को जब आप एक जिंदा आदमी की बॉडी आपके सामने खुली होगी ना, और उसमें छुरी कैंची चलानी पड़ेगी ना, तो बहुत हाई प्रेशर जोन में होंगे आप, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जोन में होंगे। उसके जीवन से खेल रहे हैं आप। अंडरस्टैंड दिस। सो मतलब खून खराबा हो रखा है सामने, और आपको भाई साहब उसको मेंड करना है, रिपेयर करना है, उस इंसान को वापस नॉर्मल स्टेट में लाना है। कब धड़कन रुक जाए मालूम नहीं। सो ऐसे हाई प्रेशर जोन में आप गेम करेंगे भाई साहब, ऐसे हाई प्रेशर जोन में आप रहेंगे, एंड इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल स्टेट वेरी एडवर्सली इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो फोर्सी करना चालू कीजिए, चीज़ों को फोर्सी करना चालू कीजिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो भाई साहब आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करेंगे, या किस तरीके का ब्रिज बनाएंगे, या किस तरीके का लेआउट करेंगे, ये सब आपका पहले से विजन होना चाहिए। आप अगर सिर्फ IIT तक ही अपना विजन रख रहे हैं एंड यू हैव नॉट गॉन बियॉन्ड इट, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक इट। यू हैव टू विजुअलाइज थिंग्स बियॉन्ड इट। You have to visualize things and visualize yourself as becoming a doctor and operating on people if you want to actually crack NEET. ये आपका पूरा एवोल्यूशन है। सिर्फ आपका भाई साहब एक टेस्ट नहीं है जिसको आपको क्रैक करना है, ये आपका पूरा पर्सनैलिटी का एवोल्यूशन है। एंड ट्राई एंड कॉन्टेम्पलेट एंड थिंक ऑन दिस वेरी डीपली। ये जब तक चेंज नहीं होगा अंदरूनी, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तब तक आप सिर्फ जूझते रहेंगे सवालों से, मॉड्यूल से, असाइनमेंट से और टेस्ट से। सिर्फ एक स्ट्रगल रहेगा और कुछ नहीं। So please think about these things people, they are very important and try and evolve yourself accordingly. आपका सैटरडे को असाइनमेंट सबमिशन है। I want everyone to be serious about it. मुझे मालूम है कि आपका पहला असाइनमेंट है जो आप सबमिट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है people will
अगर 20 सवाल है तो शायद उसमें से एक ही हो, या हो सकता है कि वैसा 50 सवाल है तो उसमें से शायद 2 भी हो, चलेगा। बट मेंटेन दैट ऑनेस्टी कि इतना हुआ, इतना ही हुआ, इतना नहीं समझ में आया, आई विल शेयर द सोल्यूशंस विथ यू, प्लीज़ उस सोल्यूशन से जाइए। जो भी आपको फिर भी नहीं समझ पे आया है, वी विल एलैबोरेट इट, क्योंकि मेरे लिए भी 400-500 सवाल करना एक चैप्टर का पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली वी कैन पिक एंड चूज़ ऑन दोज। जैसे मैडम ने एक क्वेश्चन भेजा था, आई विल फाइंड आउट टाइम टू आंसर दैट, बट वॉट एवर यू फील लाइक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं उसमें, प्लीज़ बी अपफ्रंट। लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं तभी हो सकता है जब पहुँचने की कोशिश हो, अगर वही नहीं होगी तो फिर हम एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे, हम भी और आप भी। So please try and finish it off as sincerely as possible. The results in the initial stages will be very poor. I am assuring you about it. आप struggle करेंगे सवालों से, आपका पूरा नहीं आएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप अगर उसमें लगे रहेंगे तो you will yourself see changes. आप आज देखेंगे एक मॉड्यूल के 400 क्वेश्चन में शायद आप 10 क्वेश्चन कर पाए हैं। आप अगले बार का मॉड्यूल जब अटेम्प्ट करेंगे तो you will automatically see that you have attempted 20 in place of 10. एंड यू हैव अटेम्प्टेड दैट करेक्टली। ये आपका ऑटोमेटिक चेंज होगा, मेरे किसी बिना हेल्प किए, ये आपके अंदर ऑटोमेटिक होगा। आप जिस चीज़ पे लगे रहेंगे ना, आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में शायद वो बढ़ के 50 हो जाए, यू विल सी दिस। लगे रहना है, ये बड़ी बात है, ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट सी चेंजेस। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, और उसमें ही आपको जाना है, इस तरह से ही आपको इसमें करना है। लेकिन इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से सोचिए कि सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ मॉड्यूल्स में से सवाल लगाना ही नहीं, आपकी सोच भी मैटर करती है। आप क्या खा पी रहे हैं, कितना सो रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, सारी गॉड डैम चीज़ें बातें मैटर करती हैं। एवरीथिंग, every goddamn thing that comes and happens in your life every day, every hour, every second is connected to these things. So there's basically स्टीव जॉब्स का एक लॉजिक है, कनेक्टिंग द डॉट्स। आपने वो बचपन में वो खेल खेला होगा ना, ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए हम पहुंच जाते हैं। सो हिज इज़ कनेक्टिंग द डॉट्स। आप एक रिजल्ट चाहते हैं, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको डॉट्स को बराबर कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स हाउ यू विल रीच। ठीक है, हो गई बहुत सारी मोटिवेशनल चिकनी चुपड़ी बातें। आप जाइए अभी उस क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर okay, people, we will continue with more problems on halogen derivatives. Okay, the IUPAC name of CH3 to CH2Br, बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका CH3, so this is basically what CH3 2 है, तो ये हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया आपका CH2Br। बोलो भाई साहब किधर से नंबरिंग चालू होगी हमारी, 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा PROPANE, है ना भाई साहब। ठीक है, 1 ब्रोमो, ये तो है नहीं भाई साहब, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है। The number of structural isomers possible with C4H9Cl, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे भाई साहब, एकम, द्वितीयम, तृतीयम, चौथम। ठीक है, आपके भाई साहब यहाँ पे एक में Cl है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चर के आइसोमर्स कितने पॉसिबल हो जाएंगे भाई साहब, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर एन एल्काइल हैलिड, इसका एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला है भाई साहब, क्या 2n-2। कभी भी अगर आपका एल्काइल हैलिड है, उसका नंबर ऑफ, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब समझते हो, डू आई नीड टू शो दिस भाई, आपका ये Cl इधर है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये जो आपका ऐसा है, ये आपका स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, तो तमाम हो सकते हैं, कितना आप बनाएंगे। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है भाई साहब, 2n-2। n मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब 4। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्ट्रक्चरल ये वाला 4, ठीक है, कार्बन वाला 4, तो 2 4 -2, तो मतलब कितना हो गया भाई साहब 2 स्क्वायर, दैट इज 4। सिंपल। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एन एल्काइल हैलिड, ऑफ एन एल्काइल हैलिड which is of the format RX is always 2n-2, where n is the number of carbon atoms, where n is the number of carbon atoms. Are we clear on this one, people? 2n-2, clear? The compound having no dipole moment,
डाइपोल मोमेंट कहां पे नहीं होगा, अभी तो लिखा नहीं है यहां पे, लेकिन कहां पे नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होगा भाई साहब, ठीक है। जरूरी नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड में भी डाइपोल मोमेंट हो सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भाई साहब डाइपोल मोमेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो कंपाउंड हैविंग नो डाइपोल मोमेंट इज भाई साहब, ठीक है, CH3Cl, क्या इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, देखो ये आपका CH3 है, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब Cl, C और Cl में भाई साहब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, इसको हम बाद में उठाते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं भाई साहब, ठीक है। C ये हो गया आपका H2 और ये हो गया Cl और ये हो गया Cl, ठीक है। C और Cl में अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ओके, CHCl3, CHCl Cl Cl, C और Cl में भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। इसमें आते हैं, देखो इसमें क्यों नहीं होगा, तो आपका ये जो Cl4 है ये भाई साहब चारों तरफ ऐसा है, तो ये वाला इसको क्या कर देगा भाई साहब, नलीफाई कर देगा, ये वाला इसको नलीफाई कर देगा, दैट इज द रीजन यहां पे डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन एंड क्लोरीन हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, येट देयर विल बी नो डाइपोल मूवमेंट आउट हियर। तो आपका यहां पे CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड में भाई साहब जीरो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलिड हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, सो C2H5Cl C2H5Br ये तुम कर चुके थे ना कल, खैर, तो सब में देखो C2H5 है, सबसे ज्यादा यहाँ पे भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, आयोडीन का, सो दिस विल हैव द मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट तो आपका भाई साहब आयोडीन का, ये डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर सिंपल तरीके से देखें हम, the density of the alkyl halide is directly proportional to the atomic weight of the halogen, halogen के atomic weight पे ये directly proportional होगा। Are we clear to this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। The only alkene which gives primary alkyl halides on hydrohalogenation, C2H4 C3H6 C4H8 C5H10, इनमें से कौन सा alkene, देखो यहाँ पे gives primary alkyl halide on hydrohalogenation, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हैलोजन भी ऐड होगा, ठीक है, क्लियर है। विच द ओनली एल्कीन, ये सब के सब भाई साहब आपके एल्कीन है, क्यों, CnH2n सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, तो एल्कीन है सब के सब, ठीक है। इनमें से कौन सा एल्कीन आपको क्या देगा, प्राइमरी अल्काइल हैलिड देगा, देखो यहां पे हो क्या रहा है, जैसे समझो यहां पे C2H4 है, ठीक है, C2 हो गया ये और ये हो गया आपका H4, क्लियर 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 भाई साहब, क्लियर। इसमें हाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, ठीक है। हाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे होता है भाई, कौन सा रूल फॉलो करते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन में, देखो 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 भाई साहब, सब एक तरफ से इरेज करते जाओ, एक महीना होने को चला इस चैप्टर में, मार्कोनिकॉव रूल होता है भाई साहब, ठीक है। द हैलिड आयन गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड द हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड, तो ये आपका मार्कोनिकॉव रूल से भाई साहब एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक में आ जाएगा भाई साहब, ये तो भाई साहब दोनों सिमेट्री हैं, ठीक है, तो ये आ गया CH और यहाँ पे आ गया भाई साहब Cl। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। बताओ इनमें से कहां पे प्राइमरी अल्काइल हैलिड मिलेगा तुम्हें, प्राइमरी अल्काइल हैलिड मतलब जो हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच हो रहा है वो 1 डिग्री कार्बन एटम रहेगा, हैलोजन जिस कार्बन एटम पे अटैच होगा वो 1 डिग्री कार्बन एटम होगा, the only alkene which gives primary alkyl halide, मेरे को ये बताओ, चलो तुमको कुछ नहीं मालूम, इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, मुझे ये बताओ, ये एकदम बेसिक चीजों का सवाल है, कभी कभी ना, अच्छा ये मार्कोनिकॉव, अच्छा ये एंटी मार्कोनिकॉव, कौन से पे क्लोरीन जाएगा, कौन से पे, जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक इंटेलिजेंस अप्लाई करो, कभी कभी क्वेश्चंस ना बेसिक इंटेलिजेंस से क्रैक होते हैं। इस वाले में 2 कार्बन एटम है और क्लोरीन जाकर 2 में से किसी एक पे अटैच होगा, क्लियर, तुमको रिजल्ट क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलिड मिलेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलिड मिलेगा, तो तुम्हारा यहां पे तो ऑलरेडी बोला है दे ओनली एल्कीन, तो यही हो गया ना भाई साहब आंसर। अभी तुम इस पे आओ, 3 कार्बन एटम है, क्लोरीन अगर जाकर भाई साहब सेकंड वाले कार्बन एटम पे अटैच होता है तुमको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलिड,
4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम में भाई साहब ऐसा अगर हो गया 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है ना भाई साहब, C और इधर 3 H, ठीक है, तो ये आपका जो है CH3 ऐसे है, जो तो ये टर्शियरी कार्बन हो सकता है, और उसमें अगर क्लोरीन अटैच हो गया तो तुमको क्या मिल जाएगा। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमको यहां पे भी मिल सकता है, यहां पे भी मिल सकता है, यहां पे भी मिल सकता है, लेकिन यहां पे तुमको पूछा क्या जा रहा है, ओनली एल्कीन, सिर्फ एक एल्कीन जिसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही तुमको मिलेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पे बाकी सारी भी पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी मिल सकता है आपको, यहां पे प्राइमरी भी मिल सकता है, सेकेंडरी भी मिल सकता है, टर्शियरी भी मिल सकता है, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी। सो बेसिक इंटेलिजेंस अप्लाई कीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आता ना, सही, ठीक है। बेसिक इंटेलिजेंस रूल से भाई साहब सिर्फ यही आंसर हो जाएगा आपका। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, यही होगा, क्लियर, ओके। क्योंकि इसके फॉर्मेट्स हमको नहीं मालूम भाई साहब, वी आर नॉट अवेयर कहां पे है। देखो डबल बॉन्ड भाई साहब पहले वाले कार्बन, और ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आपका भाई साहब कहां पे हैलोजन अटैच होगा, इस वाले कार्बन एटम पे होगा। अगर डबल बॉन्ड भाई साहब ऐसा हुआ, बताया तो नहीं है ना भाई साहब तुमको, ऐसा हुआ तो दिट कैन बी एनीथिंग, तब आपको क्या मिल जाएगा, एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, इसमें आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको मालूम नहीं है कि भाई साहब डबल बॉन्ड कहां पे घूम रहा है, लेकिन यहां पे तो 2 ही कार्बन एटम है, तो ऑब्वियसली भाई साहब 2 कार्बन एटम के बीच में ही डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड डिफ्यूज होगा एक हाइड्रोजन एटम के एडिशन से, दूसरा डबल बॉन्ड डिफ्यूज होगा आपके एक क्लोरीन एटम के एडिशन से। तो ले देकर भाई साहब आपका प्राइमरी के सिवा और कोई हैलाइड नहीं बन सकता यहाँ पे, ठीक है। बेसिक इंटेलिजेंस के सवाल हैं भाई साहब ये, क्यों भाई साहब। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉर्म when 1 mole of PCl3 reacts with excess of C2H5OH। कल हमने देखा भाई साहब ये क्वेश्चन, C2H5OH है प्लस भाई साहब क्या है आपका PCl3 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी पीपल, C2H5OH प्लस PCl3 क्या बनाएगा ये, क्या 3 मतलब C2H5Cl है ना, 3 प्लस 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 आपका हो जाएगा H3, तो यहां पे आपका भाई साहब 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पे 3 इधर से मिल रहा है H3, और ये हो गया P, एक P और वहां पे O3 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्लियर है, ओके। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड व्हेन 1 मोल ऑफ PCl3, ये हो गया आपका 1 मोल ऑफ PCl3 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ दिस, कितना मोल्स मिल जाएगा भाई साहब आपको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड विल बी देयर। तो देखो इसका कितना है भाई साहब 3 मोल, इसका कितना है 1 मोल, तो आपका भाई साहब 1 मोल के साथ कितना मोल रिएक्ट करेगा, 3 मोल, ये आपको बताया नहीं है, लेकिन तुमको मिलेगा कितना यहाँ पे 3 मोल्स, ठीक है। सो दिस विल बी 3 मोल्स, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब 3 मोल्स, क्लियर, ओके। C2H5OH प्लस PCl5, यहां पे क्या आ रहा है देखो C2H5Cl प्लस X प्लस HCl, द X एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन X, तो आपका भाई साहब कर लीजिए इसको, C2H5OH प्लस PCl5, यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई साहब C2H5Cl प्लस HCl, ठीक है। X क्या हो जाएगा बोलो, X क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब एक में मिलता है तुमको H3PO3, पिछले वाले में हमने क्या देखा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड था, तो तुमको क्या मिला फॉस्फोरिक एसिड, इसमें तुमको क्या मिलेगा POCl3 मिलेगा भाई साहब, POCl3, ठीक है। अब देख लीजिए भाई साहब यहाँ पे Cl5 है ना, 3 और 1 4 1 5, ठीक है। C2H5 बैलेंस हो रहा है, O आपका 1 है, O आपका 1 है, P आपका 1 है 1 है, और H देख लो भाई साहब कितना है 6, 5 और 1 6, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो X, तो यहाँ पे आपका X क्या हो गया, व्हाट इज X, X इज बेसिकली व्हाट POCl3, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन X, सेंट्रल एटम X में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब ये क्या हो रहा है, हाँ PO, ये क्या है, अच्छा X मतलब POCl3, चलो इन दोनों में से आंसर होगा, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका POCl3, क्या कर रहे हैं, हाँ, तो आपका भाई साहब यहां पे ऑक्सीजन एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, POCl3 का भाई साहब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। C2H5OH प्लस SOCl2 pyridine X प्लस Y प्लस Z, इन दिस रिएक्शन X, Y एंड Z आर, तो आपका सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रिएक्शन ये है इन ऑर्डर टू गेट एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड्स, एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम
अल्कोहल्स, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस COSOCl2 थायनिल क्लोराइड हो गया। ये पायरिडीन के प्रेजेंस में भाई साहब क्या दे रहा है, X, मतलब क्या हो जाएगा C2H5Cl, ठीक है भाई साहब। और क्या मिलेगा आपको भाई साहब, प्लस हाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा आपको। और बोलो भाई साहब और क्या मिल जाएगा, HCl, ठीक है, HCl सिंपल बैलेंसिंग, ठीक है। तो आपका X क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, Y क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, Z क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, X, ये Y और Z, सेकंड वाला हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। ओके, C2H5OH प्लस SOCl2, द फंक्शन ऑफ पायरिडीन इन द अबव रिएक्शन इज टू रिमूव H2O। क्या हो जाएगा भाई साहब, पायरिडीन अब्सॉर्ब्स HCl। देखो कभी भी देखना, जब भी आप किसी कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमेशा उस कैटलिस्ट का एक फंक्शन ये होगा कि वो बैकवर्ड रिएक्शन को ना होने दे, ठीक है। तो पायरिडीन क्या करेगा भाई साहब, यहां पे जब तक ये बनता जाएगा ना, एक टाइम आ जाएगा जब ये रिएक्शन बैकवर्ड मारेगा। बैकवर्ड मारने के लिए आपको भाई साहब एक चीज को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट को, HCl को या इसको। देखो आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं भी जानते हैं ना, तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझो, ये इक्वेशन तो समझ में आ रहा है आपको, पायरिडीन में हो रहा है। और ध्यान लगाओ, ठीक है, हर चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सवाल को ना पकड़ के आप आराम से कर सकते हो। यहां पे क्या पूछा गया है, देखो, द फंक्शन ऑफ पायरिडीन इन द अबव रिएक्शन, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, यहां पे मेरे ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए, तो पायरिडीन ऑब्वियसली इसको तो रिमूव करेगा नहीं, ये अल्काइल हैलाइड का एक सस्ता प्रिपरेशन है, तो पायरिडीन विल नॉट रिमूव दिस, पायरिडीन विल रिमूव वन कॉन्स्टिट्यूएंट which will ensure that the reaction is not getting in a backward mode। समझ में आ रहा है ये, ओके। ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड विच इज गैस, ये तो उड़ जाएगा भाई साहब, इसको तो मतलब सवाल ही नहीं है रोकने का, ये अपने आप ही उड़ जाएगा भाई साहब। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, सबसे ज्यादा आपका पोल्यूशन एनवायरमेंट में यही करता है, तो ये तो रिलीज हो जाएगा, तो इसको पायरिडीन को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, ये पायरिडीन अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली बचा क्या, HCl, तो पायरिडीन विल अब्सॉर्ब HCl। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है, क्लियर है। कुछ चीजें ना बहुत बेसिक चीजों से आप अगर अंडरस्टैंडिंग रखोगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोसीडिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब हम आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन में आना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा हो रहा है, सो हेंस द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे वो HCl को अब्सॉर्ब कर लेगा, ली चैटलियस का प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में भाई साहब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यहां पे आप इसको भाई साहब रिमूव कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी SO2 इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है। तो आप बोलोगे कि भाई साहब अगर SO2 इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है तो वो तो ऐसे उड़ जा रहा है, तो HCl को रहने तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, देखो SO2 गैस उड़ तो रहा है, लेकिन ऐसे बना और फट से उड़ जाएगा वैसा नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, एंड इन दैट टाइम दिस इज देयर, दिस इज ऑल्सो देयर, एंड इफ दिस ऑल्सो हैपेंस टू बी देयर द रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हमको फटाफट पायरिडीन से अब्सॉर्ब करा लेना है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। Thionyl chloride is preferred in the preparation of chloro compound from alcohol because both the byproduct are gases and they escape out leaving product in pure state. It is a chlorinating agent, it is an oxidizing agent, all other reagents are unstable। कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट वाला thionyl chloride, C2H5OH plus HX is equal to C2H5X। the order of reactivity of HX, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, HI, HBr, HCl, HF को तो हम लेते ही नहीं है, चलो ठीक है। किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, हाँ, हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज द बॉन्ड इज, तो HBr कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी ग्रेटर देन HBr एंड दिस विल बी ग्रेटर देन HCl, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ Na metal एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस।
तो भाई साहब C2H5OH प्लस Na हमने देखा ये क्या बना रहा है, एसीटेट प्लस H2 गैस, ठीक है। तो C2H5OH प्लस Na दिस विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि अल्कोहल इज ऑल्सो बिहेविंग एज एन एसिड, ठीक है, क्योंकि एसिड का मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। C2H5OH प्लस मेटल, तो इट इज फॉर्मिंग 2C2H5ONa प्लस ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है, क्लियर है। द कंपाउंड विथ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5O, C2H5, C2H5OH, C2H5I, C2H5Cl। चलो भाई साहब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर बॉइलिंग पॉइंट। पहले वाले का मॉलिक्यूलर वेट भाई साहब कार्बन 12, 24 24 प्लस 5 कितना हो गया भाई साहब 29, 29 और 35 ऐड कर लो, ठीक है। दूसरे वाले का C2H5 ये, तो इससे तो इसका भाई साहब ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, और ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक है। सो विच वन विल बी मोर फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट वेरी एस Ri इज ग्रेटर देन RBr, RCl एंड RF, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा भाई साहब Ri। तो अगर आप इसको देखो और इसको देखो, इनमें से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो हैं, अच्छा लीस्ट, सॉरी, ठीक है, लीस्ट भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक है। द कंपाउंड विथ हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी, बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा। द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी लग रही है। एक मिनट, ऑर्डर भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर आपको देखो यहाँ पे कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब, व्हाट विल इट डिपेंड ऑन, क्योंकि देखो बॉन्ड एनर्जी जो ऑर्डर होगा वो डिपेंड करेगा, जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना पकड़ के रखेगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यू विल रिक्वायर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो अगर आप देखो यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, क्योंकि ये पकड़ के रखेगा ना, और आपका जो लेंथ है वो भी शॉर्टेस्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, देन ऑल्सो इट विल बी फ्लोरोमीथेन ओनली, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। द कंपाउंड विथ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा भाई साहब, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कंपेयर हो रही है, तो फ्लोरीन की कार्बन के साथ, क्लोरीन की कार्बन के साथ, ब्रोमीन की कार्बन के साथ और आयोडीन की कार्बन के साथ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको किसमें मिलेगा, फ्लोरीन और कार्बन में मिलेगा। सो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा भाई साहब, इसका, ठीक है। इट विल शो द हाईएस्ट, दिस विल शो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन और ऑल हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। चलो भाई साहब फटाफट बताइए, बॉइलिंग पॉइंट किससे बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। एक क्लोरोपेंटेन है, एक क्लोरीन है, थर्ड पोजीशन पे एक क्लोरीन है, सेकंड पोजीशन पे एक क्लोरीन है, ऑल हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, तो किसने बताया यहां पे ब्रांचिंग, सेकंड में अगर है भी तो क्लोरीन है ना, तुमको पेंटेन जो बोला है, क्या पेंटेन में ब्रांचिंग है कोई, पेंटेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है। देखो यहां पे क्या है, ये आपका ये 1 2 3 4 5 है ना, यहां पे क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। दूसरे वाले में क्लोरीन कहां पे अटैच्ड है, यहां पे अटैच्ड है। तीसरे वाले में क्लोरीन कहां पे अटैच्ड है, यहां पे अटैच्ड है। तुम्हारे पेंटेन की कोई ब्रांचिंग नहीं है, क्लोरीन या तो एक्सट्रीम कार्बन एटम पे अटैच्ड है या तो बीच में से किसी कार्बन एटम पे अटैच्ड है। 1 क्लोरोपेंटेन, वाह भाई साहब। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजिंग द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू कम क्लोज। ठीक है, आई हैव डाउट्स अबाउट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलिड्स RI, RBr, RCl, RF, क्या ये सही है, सही है, ओके। चलिए भाई साहब, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलिड्स, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई साहब,
ठीक है, RBr, RCl, RF, Ri, ठीक है. अमॉन्ग आइसोमेरिक एल्काइल हैलिड्स द डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है. ऑल आर करेक्ट. तो भाई साहब यहाँ पे देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलिड्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलिड्स, एल्काइल फ्लोराइड है, ओए एल्काइल फ्लोराइड है, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका एल्काइल आयोडाइड, ठीक है. एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड, ये आपके 4 ग्रुप्स हो गए, ठीक है. द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलिड्स इज, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली एल्काइल आयोडाइड विल बी द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है. सो एल्काइल आयोडाइड विल बी द मोस्ट स्टेबल. अमंग आइसोमेरिक एल्काइल हैलिड्स द डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है. तो डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आइसोमेरिक में, ये समझ में आ रहा है भाई साहब. RF विल बी मोर देन RCl, दैट विल बी मोर देन RBr. क्यों होगा ये भाई साहब, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलिड्स, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका RF स्टेबल हो जाएगा. क्यों, इसको तोड़ना ही मुश्किल होगा ना भाई साहब, ये इतनी जोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन RF, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन RCl, डिफिकल्ट टू ब्रेक बिटवीन. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा मशक्कत किसको करनी पड़ेगी, RF में. सो इट इज मोस्ट स्टेबल. यहाँ पे आप आराम से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है. तो ये करेक्ट हो गया. आइसोमेरिक एल्काइल हैलिड्स में डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. अभी आइसोमेरिक एल्काइल हैलिड्स देखो, 1 डिग्री एल्काइल हैलिड है ये, CX ऐसा हो गया. 2 डिग्री एल्काइल हैलिड मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलिड मतलब ये वाला ऐसा X, ठीक है. और 3 डिग्री एल्काइल हैलिड मतलब ऐसा X, ठीक है. अमॉन्ग आइसोमेरिक एल्काइल हैलिड्स द डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ जाएगी डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है. तो आपका भाई साहब सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है, ठीक है. तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस हो जाएगी, यहाँ इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई है, ठीक है. द मोर एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर द लेसर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन भाई साहब CH3Cl, CH3Br, CH3F, CH3I, सबसे ज़्यादा किसमें हो, CH3F में, ठीक है. So CH3F will be the correct answer. Treatment of ammonia with excess ethyl chloride will yield finally triethylamine, diethylamine, ethylamine, tetraethyl ammonium chloride. Treatment of ammonia with excess of ethyl chloride. Ethyl chloride भाई साहब क्या हो जाएगा, C2H5Cl, ठीक है. With excess treatment with excess of ethyl chloride, अमोनिया को हम इसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है. C2H5Cl plus NH3 will finally yield what? This will finally yield what? Tetraethyl ammonium chloride. ठीक है. What is the molecular formula of the product formed when benzene is reacted with ethyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride? चलिए भाई साहब, what is the formula of the product formed when benzene is reacted with ethyl chloride? बेंजीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ भाई साहब, इथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है. बेंजीन है आपका C6H6 है प्लस इथाइल क्लोराइड, बेंजीन इज रिएक्टेड विद इथाइल क्लोराइड C2H5Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है. क्लियर है. तो आपका भाई साहब क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी हाउ मच, आपका C2H5 इधर ऐड हो गया, C2H5 विल गेट एडेड हेयर, यहाँ से एक H माइनस होकर भाई साहब क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है. बेंजीन का एक H माइनस होगा और उस H के जगह पे क्या आ जाएगा, C2H5, ठीक है. सो दिस विल बी भाई साहब C2H5 और ये हो गया आपका HCl. तो आपका कौन सा हो रहा है इसमें बताइए, एनहाइड्रस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे इसका कितना हो गया, C6H6 और इसका C2H5, तो ये हो गया C8H, हाँ यहाँ पे C6H5 हो जाएगा ना, एक H गया हुआ है तो C8H10, ठीक है. एक H गया हुआ है और इसका HCl बना हुआ है भाई साहब, ठीक है. क्लियर है. बेंजीन था C2H5Cl है, तो ऑब्वियसली एक H यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या बन गया भाई साहब, C2H5 इधर ऐड हुआ तो ये हो गया आपका क्या, C6H5 और इधर क्या हो गया भाई साहब, C2H5, तो ये हो गया आपका C8H10. क्लियर. दिस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. किसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं भाई साहब, CH4, CCl4, C2F4 या CH3I, तो दिस विल बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4, ठीक है. प्रोपेन नाइट्राइल मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो प्रोपेन नाइट्राइल है
C2H5Cl है, दैट इज एन एल्काइल हैलाइड प्लस KCN, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका नाइट्राइल, C2H5Cn प्लस आपका KCl हो गया, सो इथाइल क्लोराइड विथ KCN। प्रोपेन है, देखो इसको ऐसे समझो, आपका C2H5 तो आपको इथाइल क्लोराइड से मिल जाएगा, तो 2 कार्बन आइटम इधर से मिल रहे हैं और 1 कार्बन आइटम भाई साहब KCN से आ जाएगा, तो दैट्स हाउ यू विल गेट C2H5Cn, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज, दैट इज द प्रोपेन नाइट्राइल, 2 इधर और 1 3, प्रोपेन नाइट्राइल, क्लियर है। C2H4 plus HCl in the presence of AlCl3, ठीक है, gives A, in the presence of Ag2O it gives B, ठीक है, तो यहाँ पे B in the above reaction is an alcohol, an ester, a ketone and an aldehyde। CH2CH2HCl AlCl3 क्या दे देगा भाई साहब आपका CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl AgOH क्या दे देगा भाई साहब आपको CH3CH2OH, क्लियर है। In the dehydrohalogenation of C2H5Cl with alcoholic potassium hydroxide, the change in the hybridization of carbon atoms, ठीक है, ओके, पहले हम देख लेते हैं भाई साहब dehydrohalogenation क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपका C2H5Cl का क्या हो जाएगा बोलो, यह आपका C2H5Cl, ठीक है, और इसका हो रहा है अल्कोहलिक KOH से dehydrohalogenation, तो मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे C2H4 बन जाएगा ना, ये प्लस HCl बन जाएगा, बोलो समझ में आता है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, प्लस HCl बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज बेसिकली एन एल्केन, यहाँ पे C क्या था sp3, यहाँ पे C क्या हो गया sp2, तो sp3, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, sp3 टू sp, ऑप्शन 3, ठीक है, sp3 टू sp2, क्लियर, ओके, तो आपका देखो C2H5Cl, ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको क्या दे रहा है भाई साहब CH2 विच इज बेसिकली एन एल्कीन, ठीक है, प्लस KCl प्लस H2O, तो ठीक है, ये KOH से आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, आपका यहाँ पे sp3 से sp2 का ट्रांसफॉर्मेशन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज C2H5Cl रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म C2H5OH, C2H5Cl रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म ईथेन, C2H5Cl reacts with silver cyanide to form ethyl cyanide as the major product, and C2H5Cl reacts with sodium ethoxide, अरे बाप रे बाप, बहुत सारे हैं भाई साहब, कौन सा थर्ड वाला C2H5Cl ethyl cyanide, दैट फोर्थ वाला है, C2H5Cl प्लस NaO C2H5, यहाँ पे क्या बन रहा है भाई साहब आपका एथॉक्सी इथेन प्लस NaCl, ठीक है, सो आपका भाई साहब फोर्थ वाला हो जाएगा। C2H5Cl पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से X बन रहा है और इससे बन रहा है Y। अबाउट Y द करेक्ट एग्जाम्पल इज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेम डाइहाइलाइट, विसिनल डाइहाइलाइट, hybridization of carbon atoms in Y is sp2, it is an unsaturated compound, का हो जाएगा भाई साहब C2H5Cl, it is an example of vicinal dihalide, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया X, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया Cl, ठीक है, if two same halogens are attached to adjacent carbon atoms then the dihalide is called a vicinal dihalide or alkyne dihalide, ठीक है, क्लियर है, ओके, मैथ्स वाले जाएंगे भाई साहब उधर, बाकी वाले जाएंगे घर।